दोस्तों, क्या महंगाई अभी और बढ़ने जा रही है और क्या प्राइवेट नौकरियों में छटनी और भी ज्यादा होगी? और अगर मिस्टर मोदी और उनकी टीम हालात पर काबू नहीं पाती तो क्या हाल इतने बुरे होने जा रहे हैं कि देश में बहुत से लोग दूध और फल, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, दूध और फल भी नहीं खरीद पाएंगे। अब दोस्तों, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जो मोदी का सिस्टम है और उस सिस्टम के लोग हैं वो तो कुछ भी कर लेंगे। मंदिर का चंदा चुरा कर भी मोटा माल कमा लेंगे और चाहे मुख्यमंत्री मोहन यादव, जी हां, इनका पूरा कुनबा, नातेदार, रिश्तेदार जमीनें खरीद खरीद कर करोड़पति हो जाएंगे। इसलिए सवाल मैं सिर्फ खुद से पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, आपके दोस्तों से पूछ रहा हूं। अब मैं सिस्टम की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपकी बात कर रहा हूं, आम आदमी की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे दोस्तों में से बहुतों को यह भी नहीं मालूम कि पिछले 2-3 हफ्तों में रोजमर्रा की बहुत सी चीजें महंगी हो गई। साबुन महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, टूथपेस्ट महंगी हो गई, बिस्किट्स महंगे हो गई, चॉकलेट्स महंगी हो गई, खाने पीने की बहुत से सामान महंगे कर दिए गए। लेकिन गोदी मीडिया ने एक लाइन नहीं लिखी, उस पर एक लाइन नहीं लिखी। सिर्फ और सिर्फ ध्यान डीजल पेट्रोल सिलेंडर पर जाता रहा। लेकिन इसके पीछे बहुत कुछ बदल गया, महंगा हो गया। देखिए, अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखिए और फिर कुछ आंकड़े देखिए। अब टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। ये कहती है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, बड़े ब्रांड हैं, साबुन बनाती है, हर तरह का सामान बनाती है, जैसे डव साबुन है, पियर्स है, घर घर इस्तेमाल होता है, 4 से 5% इसके दाम बढ़ा दिए। रिन डिटर्जेंट, व्हील डिटर्जेंट 5 से 11% तक दाम चुपचाप बढ़ा दिए गए। एक और ब्रांड कोलगेट पामोलिव, हर दूसरे घर में कोलगेट टूथपेस्ट इस्तेमाल होती है, 9% तक दाम बढ़ गए। 9% तक दाम बढ़ गए। मैरिको कंपनी बड़ी कंपनी है, सफोला इसका ब्रांड है एडिबल ऑयल का, 11% तक बढ़ा दिया गया। अब ये लिस्ट लंबी है दोस्तों, इसमें गाड़ियां भी हैं, कंज्यूमर गुड्स है, हर तरह का सामान है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, सब का सब बढ़ता चला जा रहा है, कहीं रिपोर्ट नहीं हो रहा है। अब कुछ और आंकड़े देख ली, बिल्कुल नहीं डरा रहा हूं, सच्चाई आपके सामने बयान कर रहा हूं। बहुत से इस देश में लोग हैं जो छोटा लोन लेते हैं, 10,000 15,000, लेकिन हालत ये है, कमर इतनी टूटी हुई है महंगाई से, बेरोजगारी से, कि तकरीबन आंकड़ा कहता है 2.57 मिलियन, यानी 25 लाख लोगों से ज़्यादा जिन्होंने उधार लिया है छोटा लोन, अपनी किस्त समय से नहीं दे पा रहे किस्तें। साइकिल बिगड़ गई इंस्टॉलमेंट्स की। अब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की बात कर लेते हैं। खासकर यंग बच्चों में, मिडिल क्लास में जैसी नौकरी लगती, क्रेडिट कार्ड का बहुत शौक है। मुझे HDFC का कार्ड चाहिए, ICICI का कार्ड चाहिए। होता क्या है, कार्ड ले तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है वो भी स्थिति जान लीजिए। आंकड़ा बता रहा है कि इस वक्त 2.91 लाख करोड़, तकरीबन मान लीजिए 3 लाख करोड़ रुपया, बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत से राज्यों का बजट नहीं होता। क्रेडिट कार्ड का डेप्ट है, यानी इतना पैसा बकाया है 3 लाख करोड़। अंदाज़ा लगाइए हालत क्या है इस वक्त हमारे पॉकेट्स की। अब एक और सच्चाई देख लेते हैं। जब सरकार आ रही थी 2024 में, हालांकि मोदी जी 240 पे रुक गए थे, तब अमित शाह ने कहा, मोदी जी ने कहा, और पहली बार कोई प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बोल रहा है कि भैया ऐसा करो, शेयर खरीद लो, दाम बढ़ने वाले हैं, माल आ जाएगा, 2 रुपए की चीज़ 3 रुपए की हो जाएगी, माल खरीद लो। कौन कह रहा है? मोदी जी कह रहे हैं, शाह साहब कह रहे हैं। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। अब धड़ाधड़ लोगों ने शेयर मार्केट में, खासकर इक्विटी में पैसे डालने शुरू कर दिए, और शेयर मार्केट का आपको मालूम है हाल किया है, मुंह के बल गिरा हुआ है। 2 साल से हालत है, 2024 के बाद से। अब बहुत से लोग हैं बेचारे जो कम कमाते हैं तो कम पैसा देते हैं, म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, SIP करते हैं, यानी हर महीने किस्त देते हैं। अब जो ताज़ा डाटा आ रहा है, चौंकाने वाला है, 40% जो इनफ्लो है, कैश है, लोगों का पैसा कम हो गया है मई के महीने में। मैं नहीं कह रहा, डेटा बोल रहा हूं। आप यूं समझिए कि 30-40% लोग दूर भाग रहे हैं, किस्तें बंद कर दी हैं,
बहुत बड़ी संख्या में, पैसा नहीं है। अब दोस्तों आते हैं असली सवाल पर। ठीक है, मोदी जी ने 2024 में लोगों को सब्ज़बाग दिखाया कि भाई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, मार्केट बढ़ने वाला है क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं, फिर से शपथ ले रहे हैं। और लोगों ने लगाया भाई प्राइम मिनिस्टर बोलेगा तो भरोसा तो करना पड़ेगा, आम आदमी कर लेता है। लेकिन हुआ क्या, आप सबको पता है कि स्थिति इस वक्त क्या है। बहुत सा डेटा मैंने आज दिया है। सवाल इस बात का है दोस्तों कि क्या मोदी जी की जो टीम है, जिसमें ये मैडम है निर्मला सीतारमण है, और भी बहुत से लोग हैं, रिज़र्व बैंक के गवर्नर हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बहुत से लोग हैं, मोदी जी की जो इकोनॉमिक पॉलिसी देखते हैं, डिसीजंस लेते हैं, उसमें बहुत से सलाहकार हैं, क्या ये जो टीम है मोदी जी की, ये टीम वाकई लायक है, इसमें काबिलियत है कि जो संकट आ रहा है, सुनामी आ रही है, क्या इस पर काबू पा सकते हैं, कोई हल निकाल सकते हैं? मनमोहन सिंह ने जो हल निकाला, या नरसिम्हा राव के टाइम पे हल निकाला गया था, या फिर ये जो टीम है खुद तो डूबेगी सनम, हमें आपको भी ले डूबेगी? कैसा होने जा रहा है? अब ये सवाल थोड़ा टेक्निकल है, और सच कहूँ इसका जवाब कोई अर्थशास्त्री ही दे सकता है, कोई प्रोफेसर ही दे सकता है कि मोदी जी क्या टैकल कर लेंगे। स्थिति बहुत ख़राब होगी, क्योंकि स्थिति ख़राब होगी तो हमारे आपकी जेब के लिए बहुत ख़राब होगी। आज मैंने प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब को बुलाया है, 30-40 साल इकोनॉमिक्स पढ़ाते रहे, मार्केट पढ़ाते रहे, और आज हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं। उनकी बातों को गौर से सुनिए। मैंने उनसे एक बात शुरू में ही कह दी थी कि प्रोफेसर साहब, प्रोफेसरी नहीं, आम आदमी की ज़ुबान में सारी चीज़ें सच्चाई से बता दीजिए। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत स्वागत। और मैंने आज आपको इसलिए बुलाया क्योंकि आपसे बेहतर कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जब जब महंगाई से हमारी कमर टूटती, प्रोफेसर साहब आप याद आते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि लोग अपनी किस्तें नहीं भर पा रहे हैं, म्यूचुअल फंड जिन्होंने ले रखा है, लोग ने जिन्होंने बैंक में से लोन लिया है, छोटे लोन की बात कर रहा हूँ, वो लोन का पैसा रिपे नहीं कर पा रहे, दे नहीं पा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड लोग ले लेते हैं, मतलब मिडिल क्लास का ये हाल हो रहा है कि क्रेडिट कार्ड पे ही बकाया करीबन 3 लाख करोड़ का हो रहा है। शेयर मार्केट एकदम बिखरा। मैंने भी कुछ शेयर ले रखे हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं प्रोफेसर साहब, लेकिन मेरा भी आज मैंने देखा 2.95%, 3% ही प्रॉफिट रह गया, जो कभी 17-18% हुआ कर रहा। तो मैं भी, हालांकि बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन फिर भी एक अफसोस होता है, आदमी को प्रेशर होता है। ये हाल है इस वक्त हमारा मिडिल क्लास से लेकर किसानों तक का। क्या स्थिति और भयावह होगी? नंबर 1, और क्या आपको लग रहा है कि वाकई कमर टूट जाएगी, बेल्ट भी बांधेंगे तो भी कमर टूट जाएगी? दीपक जी, मैं डराना नहीं चाहता आपके श्रोता दर्शकों को, लेकिन क्योंकि मेरा कर्तव्य है कि अध्यापक हूं, तो मैं सत्य बोलूं और लोगों को आगाह करूं। आज आपने देखा होगा, जो साउथ कोरिया का मार्केट है, शेयर मार्केट है, वो करीब 10% गिरा। 10%, 10% बहुत बड़ी चीज होता है। और जी जी जी, लुट गया आदमी, लुट गया। मतलब वहां पे सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ा, मार्केट को 20 मिनट तक बंद करना पड़ा, क्योंकि वो गिर जाता 30%। अच्छा, वहां पे सैमसंग जैसी कंपनी 7% गिरी। ओहो, सैमसंग, अरे बाप रे बाप। और अमेरिका का स्टारलिंक्स का शेयर 17% गिरा। 17%। ओहो, इलॉन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर आदमी। जी, पूरा यूरोपियन मार्केट बुरी तरह से क्रैक हुआ है। लेकिन क्योंकि उनके शेयर मार्केट बहुत तेजी से बढ़े थे, तो बहुत तेजी से गिरे। हमारे शेयर मार्केट बढ़े ही नहीं थे, इसलिए हमारा शेयर मार्केट आज गिरा। देखिए, आपको याद होगा, अमित शाह साहब ने जब जून 2024 को इलेक्शन रिजल्ट्स आने वाले थे, उसके 3 दिन पहले यह कहा था कि लोग शेयर खरीद लें, बहुत प्रॉफिट होगा। जी। और हम लोगों ने यह कहा था, भाई देखिए, हम लोग सेबी अप्रूव्ड ब्रोकर नहीं है, हमें कोई अधिकार नहीं है रिकमेंड करने का, और अमित शाह साहब को भी नहीं है। ही इज ऑल्सो नॉट सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर। लेकिन उन्होंने रिकमेंड कर दिया था। 2024 में जो अमित शाह साहब की बात में लोग आ गए और उन्होंने शेयर खरीद लिया। शेयर मार्केट 7% बढ़ा। जब अमित शाह साहब ने कहा, जैसे ही रिजल्ट आया 7% गिर गया। लोगों ने 14% का प्रॉफिट, और गिरता ही जा रहा है साहब, गिरता ही जा रहा है। 2 साल में नेगेटिव रिटर्न है। 26,400 से मार्केट 23,500 पे आ गया है। इसका मतलब यह है कि पिछले 2 साल में 10% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। और अमित शाह साहब ने कहा था कि मार्केट बढ़ेगा। अब हम लोग कहां जाएं, किससे शिकायत करें? देखिए, आपको यह भी पता होगा कि ये जो एल नीनो का फैक्टर है, इसने असर दिखाना शुरू कर दिया है। सोयाबीन का प्रोडक्शन इस बार बहुत तेजी से कम होने वाला है।
ओ माय गॉड। आपने बताया कि लोग जो क्रेडिट कार्ड वाले हैं, माइक्रो फाइनेंस वाले हैं, छोटे लोग हैं जिन्होंने छोटे लोन ले रखे हैं, छोटी दुकान वालों के दुकान के किराए नहीं निकल रहे हैं, और आगे भयावह स्थिति और ज्यादा होने वाली है। और किराया नहीं सरकार दे पा इसमें रहे। किराया नहीं दे पा रहे। मैं जहां मदर डेयरी से जहां से सब्जी फल मंगाता था, मैं हमेशा उससे मंगाता था। जब मैंने फोन किया, कहने साहब 21,000 रुपए किराया है, वही नहीं निकल रहा है, मैंने दुकान बंद कर दी। ओ माय गॉड। और आप किसी दुकान वाले से चले जाइए, ऑनलाइन मार्केटिंग ने इन लोगों को बर्बाद कर दिया है। इनके घर के खर्चे नहीं निकल रहे हैं, करोड़ों की संख्या में है। आधी दुकानें बंद हो गई हैं, आधे बंद होने की कगार पे। आप सदर मार्केट चले जाइए, करोल बाग अरे चले साहब, जाइए। मॉल में दुकानें बंद हो रही हैं, मॉल में दुकानें बंद हो रही हैं, एसी जो मॉल है। तो सवाल देख, कस्टमर के पास पैसा नहीं है। अच्छा, ओला उबर, अब ये बताइए कैसी लूट है दीपक जी। $120 पर बैरल का जब इंटरनेशनल क्रूड प्राइस था, तो हमारे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए। आज तो $65 है, आधा हो गया, आधा हो गया ना। तो जी। हमारे देश की जनता को फायदा क्यों नहीं पहुंचा देते, जिससे कम से कम कुछ राहत मिल जाए। लेकिन आप ऑयल कंपनीज को प्रॉफिट दे रहे हैं। $120 पे जो दाम बढ़ाए थे, वो $65 पे हमसे वसूल रहे हैं। ऑयल कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, डिविडेंड गवर्नमेंट ले लेगी और हम मर जाएंगे। प्रोफेसर साहब, तो मैं आगे क्या तो होने जा रहा है ये तो बता दीजिए। क्या ये सब दूध दही सब महंगा होने जा रहा है? सब्जी फल महंगा होने जा रहा है? क्या सरसों तेल महंगा होगा? सिलेंडर और महंगा होगा? तेल हम अपनी गाड़ी में नहीं भरवा पाएंगे? होने क्या जा रहा है, बता तो दीजिए। देखिए, अगर सरकार चाहे देश की जनता को थोड़ी मदद करने की, तो इससे बचा जा सकता है। अगर पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम जो इन्होंने बढ़ाए उसको कम कर दें। लेकिन अगर आप सीएनजी के दाम बढ़ा देंगे, तो जो ओला उबर वाले हैं, जो थ्री व्हीलर वाले हैं, जो बेचारे गरीब लोग हैं, उनकी मार्जिन 4-5% ऑलरेडी कम हो गई, क्योंकि उन्होंने दाम बढ़ा दिए। ओला उबर वालों ने, कस्टमर ने जाना छोड़ दिया, वो घर ही से नहीं निकल रहा है, वो बाजार ही नहीं जा रहा है। तो जब बाजार नहीं जाएगा तो दुकानें कैसे चलेंगी। फिर आपने देखिए कमर्शियल सिलेंडर के दाम कितने बड़े डबल कर दिए। अब जो छोला भटूरा बनाने वाला है सड़क के किनारे, डोसा बनाने वाला है, गरीब आदमी तो उसके यहाँ खाता है। 70 रुपए का डोसा मिल जाता था, अब 100 रुपए का मिल रहा है। अब 70 वाला तो 100 का नहीं खा सकता, उसके ग्राहक कम हो रहे हैं, तो इसकी भी दुकान नहीं चले। वो कहता मैं गांव चला जाता हूं वापस, मैं यहाँ दुकान कैसे चलाऊं। अच्छा, उसके बाद एक कहर और टूट रहा है। हर जगह कॉलोनीज तोड़ रहे हैं, मकान तोड़ रहे हैं, बाजार तोड़ रहे हैं, मेरठ में तोड़ रहे हैं, फरीदाबाद में तोड़ रहे हैं, गुड़गांव में तोड़ रहे हैं, दिल्ली में तोड़ रहे हैं। जहां कहां था, जहां झुग्गी वहां मकान, उनके मकाने तोड़े चले जा रहे हैं। अरे इस समय बेचारा गरीब आदमी जो है अपना पैसा, और ये आपने बताया है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उन लोगों का जो पैसा वापस नहीं कर पा रहे हैं, जो गरीब हैं। गरीब तब भी ईमानदार है, गरीब तब भी पैसा वापस करने की कोशिश करता है। अमीरों की जरा आंकड़ा ले आइए। जो बड़े लोन वाले हैं, देखिए गरीब को तो ये पुलिस वाले और बैंक वाले आके उठा ले जाते हैं, सड़क पे घसीटते हुए ले जाते हैं। बड़े लोग जो 10-15 हजार करोड़ का लोन लेते हैं, बैंक ऑफिसर्स इनके घर में जाके कहते हैं, सर मे आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली टेक मोर लोन सो दैट यू डोंट बिकम ए एनपीए, और हमें परेशानी ना हो। ये सारे के सारे बड़े लोग जो हैं ये देश को लूट रहे हैं। गरीब आदमी जो है वो बेचारा सब कुछ करके मतलब वो बदनाम नहीं होना चाहता। आप ये कह रहे हैं कि अनिल अंबानी जैसे लोग अपना लोन भरने के लिए और लोन ले लेते हैं, ये आप कह रहे हैं? देखिए, ये नीरव मोदी का अगर केस, आप मेहुल चोकसी का केस देखेंगे, तो हर केस में, सुभिक्षा एक केस था, आपको मैंने पहले भी बताया था, सुभिक्षा एक चेन हुआ करती थी बहुत बड़ी। देखिए, हम जी। ये कहते हैं, देखिए सिकनेस ऑफ इंडस्ट्री, बीमार कंपनियां कैसे आइडेंटिफाई की जाएं। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं ना, डॉक्टर कैसे आइडेंटिफाई करता है कि दीपक शर्मा स्वस्थ है या नहीं। उसके कुछ सिग्नल्स होते हैं। वो आपका ब्लड टेस्ट कराएगा, आपका बीपी देखेगा, आपका टेम्परेचर देखेगा। हम लोग जब सिक कंपनी को पहचानते हैं, एक चीज सबसे पहले देखते हैं, कंपनी का अंश पूंजी कितनी है और लोन कितना ले रखा है। अगर कितना उधार लिया है? आपने 50 रुपए दीपक जी लगाया, 50 का लोन लिया है, अगले साल आपने 50 तो आपका इक्विटी था और 200 का लोन ले लिया, अगले साल 400 का लोन ले लिया, अगले साल 600 का लोन ले लिया। इसका मतलब यह है, आप लोन इसलिए ले रहे हैं कि पुराने लोन को वापस करें और आपकी कंपनी सिक डिक्लेयर ना हो। और ये केवल कंपनियों के बारे में नहीं होता, सुभिक्षा में यह हुआ तभी वो बंद हो गया। अगर लोन की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, इसका मैंने कंपनी सिक होने वाली। और यही स्थिति भारत सरकार की भी है। लोन आप बढ़ाते जा रहे हैं और नए लोन आप ले रहे हैं पुराने लोन को वापस करने के लिए। बहुत भयावह स्थिति है दीपक। प्रोफेसर साहब, चाहे बैंक का मामला हो, पर्सनल लोन हो, या फिर म्यूचुअल फंड में लोग पैसा लगा रहे हैं, लोगों ने किस्तें बंद कर दी हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है। इसका क्या आपको लगता है कि क्या छटनियां हो रही हैं
या फिर महंगाई इतनी बढ़ गई है, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है कि लोगों की जो खपत है वो बहुत कम होती जा रही है? क्या वजह है कि जो लोग अ, अपने जेब से पैसा नहीं निकाल रहे? और मैं अगर एक साधारण आम आदमी की तरह पूछूं, क्या जेब में पैसा ही खत्म हो रहा है क्या, इसलिए पैसा नहीं निकाल पा रही जनता? दीपक जी, आदमी इन्वेस्ट तब करता है, पैसा तब सेव करता है जब पैसा बचता है। आपकी आमदनी है 1 लाख रुपए, 80,000 रुपए का खर्चा है, 20,000 आप कहीं इन्वेस्ट करोगे ना, कहीं भी करोगे। अगर आपकी आमदनी 1 लाख रुपए हो और खर्चा 1,20,000 का हो, तो इन्वेस्ट कैसे करोगे, सेव कैसे करोगे, म्यूचुअल फंड में कैसे लगाओगे, सोना चांदी कैसे खरीदोगे? तो यहाँ जो इस समय देश के मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के साथ समस्या है, उसकी आमदनी उसके खर्चे से कम हो गई है। तो जी। ये भयावह स्थिति किसानों की भी है, छोटे दुकानदारों की भी है, ओला उबर वालों की भी है, ट्रांसपोर्टर्स की भी है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वालों की भी है। केवल राम जन्मभूमि में जो नोट गिनने वाले हैं उनकी आमदनी बढ़ गई है। मोहन यादव साहब की आमदनी बढ़ गई है, जो मध्य प्रदेश में उन्होंने करोड़ों रुपए की जमीन खरीद जमीनें ली है। खरीद ली। लेकिन ज्यादातर जो 80% लोग हैं, मध्यम वर्ग गरीब वर्ग, सबकी आमदनी कम हो गई। जब आमदनी ही आपकी नहीं है, खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे हैं, तो आप एसेट को बेचेंगे, आप खरीदेंगे थोड़े नए एसेट। तो आप पैसा जी। जो लगाते थे शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, तब लगाते थे जब पैसा बचता था। अब पैसा बच ही नहीं रहा है। अब तो आपको म्यूचुअल फंड को बेच के अपना घर का खर्चा चलाना पड़ रहा है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। एक आखिरी सवाल, अभी मैं देख रहा था इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी था कि जो कंज्यूमर गुड हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोकोनट ऑयल है, या बिस्किट्स हैं, या फिर शैम्पू है, या फिर कोई कॉस्मेटिक्स के आइटम है, इन सब में भी कोई 6%, 4%, 5%, 8% कंपनियों ने रेट बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो ये कंपनियां रेट क्यों बढ़ा रही हैं, क्या वजह है? देखिए दीपक जी, कंपनियां तो ये चाहती हैं कि जब उसका टर्नओवर कम हो रहा है, माल कम बिक रहा है, तो दाम बढ़ा के अपने प्रॉफिट को मेंटेन करें। लेकिन ये उल्टा असर करता है। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात है। प्राइस, ये देखिए, दाम आप बढ़ाएंगे तो कंजम्पशन कम हो जाएगा। यही देश की आज सबसे बड़ी समस्या है। गवर्नमेंट जो नहीं कर रही है जो उसे करना चाहिए, बार बार मैंने निवेदन किया, अगर आप मध्यम वर्ग और अल्प मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा दे दें तो वो खरीदारी करेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, इंडस्ट्री को फायदा होगा, उद्योग को फायदा होगा। सरकार कर क्या रही है? हमारा तेल पहले ही खुद निकाल लेती है। जब हमारा सारा तेल निकाल लेती है, देश के 80% लोगों का तेल निकाल लेती है, तो हम खरीदारी कम कर देंगे। खरीदारी कम कर देंगे, जीडीपी कम हो जाएगी, इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। तो हमारे देश का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन था कंजम्पशन इकोनॉमी का, अब आप दाम बढ़ा देंगे। मान लीजिए आपने दाम बढ़ा दिया, तो मेरे पास मैं दूध मान लीजिए 2 लीटर रोज पीता था, अब आपने दाम बढ़ा दिया 5 रुपए, तो मैं 1.5 लीटर कर दूंगा। आप 10% बढ़ा देंगे, 10 रुपए बढ़ा देंगे, मैं 1 लीटर कर दूंगा। तो आपका जैसे जैसे आप दाम बढ़ाएंगे तो प्राइस बढ़ता है, तो डिमांड कम होती है, और डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है। ये सीधा सिद्धांत है। तो अगर आप दाम बढ़ाएंगे तो अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए दाम बढ़ाएंगे, लेकिन दाम बढ़ाएंगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। मैं एक नोएडा के बड़े अच्छे पत्रकार हैं जो बिल्डर्स पर भी नज़र रखते हैं, रियल एस्टेट पर भी रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि दीपक जी, बड़ी बुरी हालत है, इमारतें बन रही हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, खरीदार नहीं है, ज़्यादातर पैसा है तो फाइनेंसर का लगा है, मतलब फ्रेश बायर नहीं है। इसकी क्या वजह है? फ्रेश बायर मार्केट में नहीं, फ्लैट्स के फ्लैट्स खड़े हुए हैं प्रोफेसर साहब, नो बायर, बहुत कम बायर है। इसका भी दीपक जी कारण शेयर मार्केट है। देखिए, पिछले 2 साल से शेयर मार्केट नहीं बढ़ा। उसके पहले अगर आप देखेंगे तो शेयर मार्केट ने 25% रिटर्न दिया है। और आप जानते हैं, जी। जिस आदमी ने मान लीजिए 5 करोड़ रुपए शेयर मार्केट में लगाया हुआ है, उसे 25% रिटर्न मिल जाए, तो वो जो एडिशनल इनकम उसकी नंबर 1 की जनरेट हो रही थी शेयर मार्केट से, उससे वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा था। अब क्या हुआ? जो सबप्राइम का जो अमेरिका के अंदर 2007-8 में हुआ था, पूरा विश्व हिल गया था। वही कारण है कि जब आदमी के पास सरप्लस पैसा ही नहीं होगा तो वो रियल एस्टेट में कैसे खरीदेगा? अच्छा, हो क्या रहा है, जिसके पास मान लीजिए आपके पास बहुत ज्यादा पैसा था, आपने 7 फ्लैट खरीद लिए थे कि 6 बेच दूंगा, 1 रख लूंगा। अब वो दाम गिर रहे हैं, अब आप बेचना तो हर आदमी चाह रहा है, खरीदना कोई चाह ही नहीं रहा, क्योंकि खरीदने के पैसे नहीं है, तो मार्केट और नीचे गिरता चला जाएगा। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन मुझे लगा पॉलिटिकल सवाल भी कर दूं चलते चलते, क्योंकि आप पॉलिटिक्स पर भी पूरी पैठ रखते हैं। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की जो टीम है, जिसमें निर्मला सीतारमन है, नरेंद्र मोदी खुद अपना दिमाग लगाते हैं, बाकी उनके कुछ आरएसएस से जुड़े थिंकर हैं, क्या नरेंद्र मोदी के पास मनमोहन सिंह जैसी
जादू की छड़ी या उस जैसा इंटेलेक्ट है कि ये चीज़ों स्थितियों को बदल दें, या आपको लगता है कि मोदी जी के पास टीम नहीं है और निर्मला सीतारमण को आप किसी भी सूरत में इस चुनौती से निपटने के लिए सक्षम नहीं पाते हैं? देखिए दीपक जी, एक चीज मैं मानता हूं कि भारतवर्ष के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट, वर्ल्ड का बेस्ट टैलेंट भारतवर्ष के अंदर है। मतलब एक से एक आज अर्थशास्त्री हैं। बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं, बड़े विद्वान लोग हैं देश के अंदर। लेकिन समस्या क्या है कि मोदी जी के साथ, जैसे पहले भी मैं एक बार निवेदन किया था कि वो राज्य हमेशा सुखी होता है, चाणक्य ने कहा था, जहां पे मंत्री निर्भीक होकर बोलते हैं। अब मोदी जी के सामने कौन बोलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में? वो कहेंगे मैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हूं, मुझे तुमसे ज्यादा पता है, मुझे एरोनॉटिक्स के बारे में ज्यादा पता है, बच्चों को मैं बताऊंगा कैसे एग्जामिनेशन दिया जाता है, हवाई जहाज कैसे उड़ाया जाता है, रडार को कैसे बेधा जाता है, ये सब मैं बताऊंगा। अरे भैया, जो एक्सपर्ट है, दीपक जी जिस चीज के एक्सपर्ट है, अगर मैं मान लीजिए चेयरमैन हूं कमेटी का, तो आपकी राय पे चलूंगा। जनरल मानेकशॉ की बात इंदिरा जी ने मानी थी ना, क्योंकि जनरल मानेकशॉ वॉज द एक्सपर्ट। लेकिन इंदिरा जी कहती है नहीं, कर दो, तुम अटैक कर दो। हार जाते। मानेकशॉ ने कहा 6 महीने अगर वेट नहीं करेंगे तो हम नहीं लड़ पाएंगे। बात मानी गई, जी। एक्सपर्ट्स की बात माननी पड़ेगी। अब मुश्किल यह है ना, चाहे उर्जित पटेल हो, चाहे रघुराम राजन हो, उनकी बात तो कोई सुनने को तैयार नहीं है ना। बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन बुद्धिमान लोगों की बात सुननी पड़ेगी ना। अखिल स्वामी साहब इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, कई बच्चे को आईएएस आईपीएस बैंकर बना चुके हैं, सफल उद्यमी बना चुके हैं। लोग इनको सुनते हैं, बहुत आसानी से चीज़ों को समझाते हैं। मैं 2-3 बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में एक्सपर्ट्स की कमी है, बेहतर से बेहतर अर्थशास्त्री दुनिया जिनकी सुनती, लेकिन मोदी जी नहीं सुनते। मोदी जी सलाह नहीं लेते हैं एक्सपर्ट से। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण की हम बात ना करें, क्योंकि मोदी जी के मंत्रियों में हिम्मत नहीं है सलाह देने की। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि ये जो शेयर मार्केट टूट रहा है, लोगों के पास किस्तें भरने का पैसा नहीं है, बैंक में डिफॉल्ट हो रहा है, क्रेडिट कार्ड का जो क्रेडिट है बढ़ता चला जा रहा है, ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि इकॉनमी कहीं ना कहीं पूरी तरह से चरमरा रही है। कुछ दुनिया का असर है, युद्ध का असर है, बाकी चीज़ों का असर है, और कुछ हमारी खामियां, हमारी गलतियां भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आप आए, लेकिन आपने आज डरा दिया, क्योंकि आने वाला समय आपने बता दिया कि अच्छे दिन नहीं है, दिन बड़े चुनौतीपूर्ण आ रहे हैं, तो पेटी कसनी पड़ेगी अपनी कमर की, ये आपने कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं जाते जाते दोस्तों से ये कहूँगा कि थोड़ा एहतियात बरतिए, खर्चे वर्चे ज़रा देख के करिए, और बचत हो सके तो बचत कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।